आपके फिफ्थ सेमेस्टर के मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट सिलेबस की थर्ड यूनिट स्टेट एंड डेमोक्रेसी बाय नेहरू, दीनदयाल उपाध्याय, लोहिया एंड बाबा साहेब। लास्ट यूनिट में विवेकानंद, टैगोर एंड गांधी के नेशनलिज्म को समझा था, बट थर्ड यूनिट में देखेंगे एक ब्रॉडर थीम ऑफ स्टेट एंड डेमोक्रेसी को विद द फोकस ऑन की थिंकर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू, दीनदयाल उपाध्याय, राम मनोहर लोहिया एंड डॉक्टर अम्बेडकर. Broadly, we'll cover all the subtopics of the unit to ensure conceptual clarity as well as exam preparedness in one shot. Towards the end कुछ PYQs भी देखेंगे, तो let's begin. जवाहरलाल नेहरू भारत के मॉडर्न नेशन बिल्डिंग के सबसे इम्पोर्टेंट आर्किटेक्ट्स में से एक थे. एक एफ्लुएंट कश्मीरी ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुए. उनकी एजुकेशन हैरो, ईटन और कैम्ब्रिज जैसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस में हुई. लॉ की पढ़ाई के बाद जब वो इंडिया वापस आए तो गांधी के इन्फ्लुएंस में आकर इंडियन नेशनल कांग्रेस से जुड़े. नेहरू का पॉलिटिकल थॉट लिबरलिज्म, फेबियन सोशलिज्म, साइंटिफिक रैशनलिज्म और एंटी कॉलोनियल नेशनलिज्म का ब्लेंड था. इंडिपेंडेंस के बाद उन्होंने इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर के रूप में लीडरशिप दी. पार्टीशन के क्राइसिस, कॉन्स्टिट्यूशन के कंसोलिडेशन और इंडस्ट्रियल प्लानिंग के फेज में उन्होंने द डिस्कवरी ऑफ इंडिया और ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री जैसे वर्क्स में अपनी विजन रखी, एक सेकुलर, साइंटिफिक और डेमोक्रेटिक भारत की. नेहरू की लेगेसी उनके डेमोक्रेसी, सोशल जस्टिस और साइंटिफिक टेम्पर के आइडियल्स में जीवित है, जो आज भी इंडियन रिपब्लिक की फाउंडेशन बनाते हैं. नेहरू ने इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए स्टेट को सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव मशीन नहीं बल्कि एक मॉरल और ट्रांसफॉर्मेटिव फोर्स के रूप में देखा. उनका बिलीफ था कि एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल स्टेट ही कॉलोनियल लेगेसी और सोशल इनक्वालिटी को तोड़कर इंडिया को मॉडर्न बना सकता है. फेबियन सोशलिज्म और सोवियत प्लानिंग से प्रभावित होकर उन्होंने एक मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल डेवलप किया, जहां स्टेट कमांडिंग हाइट्स जैसे हैवी इंडस्ट्रीज और इंफ्रास्ट्रक्चर को कंट्रोल करे, जबकि प्राइवेट सेक्टर को लिमिटेड फ्रीडम मिले. उनके लिए स्टेट एक टीचर और रिफॉर्मर भी था, जो लोगों में साइंटिफिक टेम्पर, रैशनैलिटी और एगैलिटेरियन स्पिरिट का विकास करे. इंस्टीट्यूशंस जैसे प्लानिंग कमीशन और 5 ईयर प्लान्स इस विजन के टूल्स थे. नेहरू का स्टेट अथॉरिटेरियन नहीं बल्कि डेवलपमेंटल था, डेमोक्रेटिक था, जहां गवर्नेंस का अल्टीमेट एम था सोशल जस्टिस और नेशनल रिकंस्ट्रक्शन. नेहरू के लिए स्टेट सिर्फ इकोनॉमिक प्लानर नहीं बल्कि इंडिया के सेकुलर आइडेंटिटी का गार्जियन भी था. उनका मानना था कि रिलीजन एक पर्सनल मैटर है और स्टेट को सब धर्मों से इक्वल डिस्टेंस बनाकर रखनी चाहिए. ये सेकुलरिज्म एथीज्म नहीं है, बल्कि एक प्रिंसिपल्ड आइडिया था जहां यूनिटी बिना यूनिफॉर्मिटी के पॉसिबल हो. एक प्लूरल देश में उन्होंने स्टेट को कल्चरल कोएग्जिस्टेंस और नेशनल इंटीग्रेशन का मीडिएटर बनाया, जहां ना किसी धर्म को डोमिनेंस मिले, ना किसी को एक्सक्लूजन. नेहरू का स्टेट ब्यूरोक्रेसी, रैशनल प्लानिंग और इंस्टीट्यूशनल डिसिप्लिन पर आधारित था. उनका बिलीफ था कि साइंटिफिक टेम्पर और रूल बेस्ड गवर्नेंस से इंडिया को सुपरस्टिशन और इनइक्वालिटी से निकालकर एक डेमोक्रेटिक, मेरिट बेस्ड सोसाइटी बना सकती है. नेहरू एक स्ट्रॉन्ग बिलीवर थे लिबरल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के. उस वक्त जब कई नए आज़ाद देश अथॉरिटेरियनिज्म या मिलिट्री रूल की तरफ बढ़ रहे थे, उनका विश्वास था कि मल्टी पार्टी सिस्टम, फ्री स्पीच और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस ही एक इंक्लूसिव और मैच्योर राष्ट्र बना सकते हैं. नेहरू के लिए डेमोक्रेसी सिर्फ एक गवर्नेंस मॉडल नहीं थी, बल्कि एक सिविलाइजेशनल वैल्यू थी, जो डायलॉग, टॉलरेंस और ह्यूमन डिग्निटी पर टिकती है. लेकिन उन्होंने समझा कि अगर सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी दूर नहीं हुई, तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी हॉलो रह जाएगी. इसलिए उन्होंने डेमोक्रेसी को डेवलपमेंटल जस्टिस से जोड़ा. पॉवर्टी रिडक्शन, एजुकेशन, हेल्थ और एम्प्लॉयमेंट के जरिए सिटीजनशिप को सब्सटेंटिव बनाने के लिए. नेहरू के लिए इंडिविजुअल राइट्स और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों एक दूसरे के पूरक थे, कॉम्प्लीमेंट्री थे. उन्होंने फ्रीडम के साथ डिसिप्लिन और राइट्स के साथ ड्यूटीज़ को बैलेंस करने पर जोर दिया. यही बैलेंस उनके कॉन्स्टिट्यूशनल विजन में भी दिखता है. रूल ऑफ लॉ, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड फ्री प्रेस को उन्होंने डेमोक्रेसी के पिलर्स माना. लेकिन नेहरू जानते थे कि इंडियन डेमोक्रेसी फ्रेजाइल है. कम्युनलिज्म, कास्टिज्म, पॉपुलिज्म जैसे डेंजर्स इसे अंडरमाइन कर सकते हैं. इसलिए उन्होंने सिविक मोरालिटी, साइंटिफिक टेम्पर और पॉलिटिकल एजुकेशन पर बहुत एम्फेसिस दिया, ताकि सिटीजन्स डेमोक्रेसी के ईथोस को समझें. इंटरनेशनल लेवल पर भी उनका विजन डेमोक्रेटिक था. नॉन अलाइंड मूवमेंट और डीकोलोनाइजेशन के थ्रू उन्होंने सॉवरेन, इक्वालिटी और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस जैसे डेमोक्रेटिक आइडियल्स को प्रमोट किया. उनके लिए डेमोक्रेसी सिर्फ एक सिस्टम नहीं बल्कि एक सिविलाइजेशनल हैबिट थी, जहां स्टेट और सिटीजन्स मिलकर एक एथिकल, रैशनल और जस्ट समाज बनाते हैं. नेहरू के कोर व्यूज उनके पूरे पॉलिटिकल और मॉरल विजन को डिफाइन करते हैं. सबसे पहला था उनका साइंटिफिक टेम्पर.
उनके लिए साइंस सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि एक सोचने का तरीका था, क्वेश्चनिंग का, एविडेंस बेस्ड रीजनिंग का और सुपरस्टिशन से मुक्ति का। ये उनका एपिस्टेमोलॉजिकल और एथिकल दोनों कमिटमेंट था। दूसरा, नेशनल इंटीग्रेशन। नेहरू के लिए भारत कोई एक धार्मिक या जातीय राष्ट्र नहीं था, बल्कि एक सिविलाइजेशनल यूनिटी इन डाइवर्सिटी थी। उन्होंने कंपोजिट नेशनलिज्म का आइडिया दिया, जहां अलग अलग कल्चर्स, लैंग्वेजेस और फेथ्स एक फेडरल डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में कोएग्जिस्ट कर सकते हैं। तीसरा, एंटी कॉम्युनलिज्म। पार्टीशन के दुख ने उन्हें सेकुलरिज्म का सबसे मजबूत सपोर्टर बना दिया। उन्होंने हमेशा वार्निंग दी कि रिलीजियस मेजोरिटेरियनिज्म डेमोक्रेसी और यूनिटी दोनों को खत्म कर देगा। और लास्ट में नॉन अलाइनमेंट। नेहरू ने अपनी डेमोक्रेटिक एथिक्स को इंटरनेशनल पॉलिटिक्स तक एक्सटेंड किया, जहां पीस, डीकोलोनाइजेशन और ग्लोबल कोऑपरेशन उनके ह्यूमनिस्ट इंटरनेशनलिज्म का कोर बने। दीनदयाल उपाध्याय की तरफ बढ़े तो एक ऐसे पॉलिटिकल थिंकर थे जिन्होंने भारतीय जनसंघ की आइडियोलॉजिकल डायरेक्शन को डिफाइन किया। मथुरा के पास उनका जन्म हुआ और बचपन में ही उन्होंने अपने माँ बाप दोनों को खो दिया। फिर भी उन्होंने अपनी पढ़ाई सनातन धर्म कॉलेज से की और बाद में आरएसएस के प्रचारक बने, जहाँ से उनका सफर शुरू हुआ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के एक कमिटेड एडवोकेट के रूप में। उनका सबसे बड़ा योगदान था 1965 में दिया गया इंटीग्रल ह्यूमनिज्म या एकात्म मानव दर्शन का सिद्धांत। इसमें उन्होंने वेस्टर्न कैपिटलिज्म और मार्क्सियन सोशलिज्म दोनों को रिजेक्ट करके एक ऐसा मॉडल दिया जो भारतीय संस्कृति, धर्म और सामाजिक हार्मनी पर आधारित था। उपाध्याय मास पॉलिटिक्स से दूर रहे, लेकिन उन्होंने राइट विंग नेशनलिज्म को एक फिलोसॉफिकल डेप्थ दी, जहां मानव और समाज को एक ऑर्गेनिक यूनिटी के रूप में देखा गया। 1968 में उनकी रहस्यमयी मौत ने उन्हें एक और एनिग्मेटिक फिगर बना दिया। दीनदयाल उपाध्याय के लिए स्टेट सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव या ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर नहीं थी, बल्कि एक मॉरल और कल्चरल इंस्टीट्यूशन थी, जो भारतीय दर्शन के मूलभूत मूल्यों में जुड़ी हुई थी। जहाँ नेहरू ने स्टेट को एक मॉडर्न सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग बॉडी के रूप में देखा, वहीं उपाध्याय ने उसे एक सिविलाइजेशनल फ्रेमवर्क में समझा, जहाँ राज्य का उद्देश्य था व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के जीवन को धर्म के अनुसार समन्वय में लाना। उन्होंने कैपिटलिस्ट सिस्टम के मिनिमम स्टेट और सोशलिस्ट सिस्टम के मैक्सिमम स्टेट दोनों को रिजेक्ट किया। उनके लिए सही मॉडल था एक सीमाबद्ध पर नैतिक रूप से सक्रिय राज्य, जो पावर पॉलिटिक्स नहीं बल्कि कर्तव्य से, धर्म से प्रेरित हो। एंशिएंट इंडियन पॉलिटी से प्रेरणा लेते हुए उपाध्याय ने स्टेट को राजधर्म के रूप में देखा, एक ऐसी व्यवस्था जो न्याय, समता और धार्मिक सांसारिक संतुलन को बनाए रखे। उनके लिए राज्य सेंट्रलाइज्ड पावर का सिंबल नहीं था, बल्कि डिसेंट्रलाइज्ड और पार्टिसिपेटरी स्ट्रक्चर था, जहां लोग अपने जीवन में सक्रिय सहभागिता निभाएं। उन्होंने कहा कि भारत को वेस्टर्न मॉडल्स ऑफ गवर्नेंस नहीं अपनानी चाहिए, क्योंकि वे कंट्रैक्चुअल हैं और इंडिविजुअलिस्टिक सोच पर आधारित हैं। इसके विपरीत उन्होंने एक होलिस्टिक और ऑर्गेनिक राज्य की कल्पना दी, जहां व्यक्ति को अलग एटम नहीं बल्कि परिवार, समाज और प्रकृति से जुड़ा एक जीव के रूप में देखा जाए। राज्य का असली कर्तव्य था शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा के समन्वयक विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाना, यानी एक इनेबलर बनना। उपाध्याय ने वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसी की तीव्र आलोचना की है, क्योंकि उनके नज़रिए में वो इंडिविजुअल राइट्स, कंपटीशन और भोग विलासी जीवन, कंज्यूमरिज्म पर ज़्यादा केंद्रित है। उन्होंने डेमोक्रेसी के रूप को तो स्वीकार किया, बट उसके मूल तत्व को भारतीयकरण करना चाहा। मतलब एक ऐसी प्रजातंत्र जो एथिकल हो, डिसेंट्रलाइज्ड हो और सामाजिक एकता पर आधारित हो, न कि पश्चिमी सोच पर। उनका कहना था कि वेस्टर्न डेमोक्रेसी व्यक्ति को समाज से अलग कर देती है, जहाँ कन्फ्लिक्ट और कंपटीशन का महत्व बढ़ता है। इसके विपरीत भारतीय लोकतंत्र का मूल सिद्धांत समन्वय और सद्भाव होना चाहिए, जहाँ समाज के विभिन्न वर्ग मिलकर एक समग्र एकता बनाएं। उनके नज़रिए में डेमोक्रेसी का उद्देश्य सिर्फ राइट्स प्रोटेक्ट करना नहीं, बल्कि ड्यूटी, वर्च्यू और मॉरल डिसिप्लिन को बढ़ावा देना था। उन्होंने प्राचीन भारतीय सभा समिति परंपरा का उदाहरण देकर कहा कि लोकतांत्रिक भावना हमारी राजनीतिक संस्कृति का हमेशा हिस्सा रही है। उनका कल्चरल डेमोक्रेसी का आइडिया पावर के डिसेंट्रलाइजेशन पर आधारित था। उनके हिसाब से गांव और स्थानीय समुदाय ही लोकतंत्र के असल स्तंभ हैं। रिप्रेजेंटेशन भी उनके सिर्फ संख्यात्मक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और नैतिक आधार पर होनी चाहिए, यानी क्वांटिटेटिव नहीं बल्कि क्वालिटेटिव होनी चाहिए। इसलिए एथिकल लीडरशिप, सामाजिक समन्वय और मॉरल उद्देश्य रखते हुए उन्होंने लोकतंत्र के मूल तत्व स्थापित किए। नंबर्स से ज़्यादा नीति महत्वपूर्ण थी उनके लिए। उनके कोर व्यूज़ में सबसे केंद्रीय था इंटीग्रल ह्यूमनिज़्म, हमने बात की ही, एक आत्म मानव दर्शन, जिसमें उन्होंने मटेरियल प्रोग्रेस और स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को एक साथ जोड़कर विकास का भारतीय मॉडल दिया।
वेस्टर्न इंडिविजुअलिज्म और मार्क्सिस्ट क्लास कॉन्फ्लिक्ट दोनों का विरोध किया। उनके हिसाब से राष्ट्र तभी संपूर्ण होगा जब शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा का समन्वय हो। उनके लिए नेशन एक कल्चरल स्पिरिचुअल एंटिटी था, ना कि सिर्फ एक पॉलिटिकल बाउंड्री। भारतीयता ही राष्ट्रीय एकता का असली आधार थी। उन्होंने नेहरूवियन सेक्युलरिज्म की आलोचना की, क्योंकि उनके मुताबिक उसने धर्म से अलग होने को सेक्युलरिज्म समझा। उपाध्याय के लिए धर्म एक यूनिवर्सल एथिक था, कोई सेक्टेरियन बिलीफ नहीं था। आर्थिक स्तर पर उन्होंने स्वदेशी इकोनॉमिक्स का समर्थन किया, लोकल सेल्फ रिलायंस, डिसेंट्रलाइजेशन और नॉन एक्सप्लॉयटेटिव प्रोडक्शन पर आधारित, जिसमें सामाजिक न्याय और सामुदायिक भावना का समावेश था। बात अब लोहिया की। राम मनोहर लोहिया एक रेवोल्यूशनरी थिंकर और सोशलिस्ट नेता थे, जिन्होंने नेहरूवियन गवर्नेंस मॉडल को सबसे तीखे तौर पर चैलेंज किया। 1910 में यूपी के अकबरपुर में जन्मे लोहिया ने कैलकाटा यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की और बर्लिन यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस में पीएचडी की, जहां उन्हें मार्क्सिज्म, एंटी इंपीरियलिज्म और यूरोपियन सोशलिज्म का गहरा प्रभाव मिला। भारत लौटकर उन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ज्वाइन की और बाद में सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बनाई। लोहिया ने ब्रिटिश कॉलोनिज्म के साथ साथ कांग्रेस के एलिटिज्म को भी चैलेंज किया। उनका सोशलिज्म कास्ट और क्लास दोनों के खिलाफ एक मास बेस्ड डिसेंट्रलाइज्ड मूवमेंट था। वो एंटी कास्ट एक्टिविज्म, इक्वालिटी और जन सहभागिता के पक्ष में थे। इलेक्टोरल फेलियर्स के बावजूद उनकी सोच ने इंडियन सोशलिज्म और बैकवर्ड क्लास पॉलिटिक्स को नए रूप में प्रेरित किया। उन्हें एक इंटेलेक्चुअल रेबल और ग्रास रूट्स विजनरी के रूप में याद किया जाता है। राम मनोहर लोहिया ने कॉलोनियल रूल से विरासत में मिले सेंट्रलाइज्ड और एलिटिस्ट स्टेट को नेहरूवियन मॉडल के अंदर और मजबूत होने के लिए काफ़ी तीखे शब्दों में क्रिटिसाइज़ किया। उनके नज़रिए से इंडिपेंडेंट इंडिया का स्टेट आम लोगों से कटा हुआ था, अपर कास्ट एलिट्स और अर्बन इंडस्ट्रियल इंटरेस्ट के हाथ में था। लोहिया के लिए आइडियल स्टेट डिसेंट्रलाइज्ड, पार्टिसिपेटरी और ट्रूली डेमोक्रेटिक होना चाहिए था। उन्होंने कहा कि डेवलपमेंट और प्लानिंग सिर्फ सेंटर से नहीं, नीचे से ऊपर तक फ्लो करनी चाहिए, यानी बॉटम टू टॉप अप्रोच। इसी सोच से उन्होंने चौखंब राज का कंसेप्ट दिया, यानी एक 4 पिलर सिस्टम, जहाँ गवर्नेंस विलेज, डिस्ट्रिक्ट, प्रोविंस और सेंटर के लेवल पर इक्वली बनती है। इस सिस्टम में असली पावर ग्रास रूट से आती है और स्टेट का रोल कंट्रोल करने में नहीं, बल्कि एम्पावर करने का है, जहाँ लोकल लोग अपनी नीड्स और प्रायोरिटीज डिफाइन कर सकें। लोहिया के लिए स्टेट का काम सिर्फ गवर्नेंस का नहीं था, उससे एक रेवोल्यूशनरी रोल निभाना था, जहाँ वो सामाजिक अन्यायों को एक्टिवली दूर करे, खासकर कास्ट और जेंडर इनइक्वालिटी को। उन्होंने कास्ट को एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के रूप में देखा जो स्टेट के अंदर डीपली एम्बेडेड था। इसलिए लोहिया ने डिमांड किया कि स्टेट ब्राह्मणिकल डोमिनेंस को तोड़ने के लिए अफर्मेटिव एक्शंस ले, बैकवर्ड क्लास मोबिलाइजेशन और रीडिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस जैसी पॉलिसीज अपनाए। गांधी के मॉरल रिफॉर्म और अंबेडकर के लीगल रूट के बजाय लोहिया ने पॉलिटिकल सोशल रेवोल्यूशन की बात की, बैकवर्ड क्लासेस की लीडरशिप में डेमोक्रेटिक स्टेट को एक टूल के रूप में यूज करके। साथ ही वो स्टेट ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ थे। उनके नज़रिए में ये क्रिएटिविटी और लोगों की पार्टिसिपेशन को दबा देती थी। लोहिया ने मिनिमम स्टेट का आइडिया दिया, जो न्यूलिबरल नहीं बल्कि एक लोकतांत्रिक और रिस्पॉन्सिव स्टेट था, जो लोगों को एम्पावर करे, उनके लिए डिसीजन लाने। लोहिया के लिए डेमोक्रेसी सिर्फ प्रोसीजरल सिस्टम नहीं थी, ये एक जीवित सामाजिक प्रक्रिया थी। उन्होंने कहा कि अगर डेमोक्रेसी ने कास्ट हायरार्की, जेंडर इनजस्टिस और इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को एड्रेस नहीं किया, तो वो बस फॉर्मेलिटी ही बनकर रह जाएगी। उनके नज़दीक डेमोक्रेसी का सवाल ये नहीं था कि कौन सरकार चलाता है, बल्कि किसके लिए और कैसे चलाई जा रही है। लोहिया ने लिबरल डेमोक्रेसी के इस विचार को रिजेक्ट किया कि सिर्फ राइट्स, लॉज और इंस्टीट्यूशन से लोकतंत्र टिक सकता है। उन्होंने एक सोशलिस्ट डेमोक्रेसी का विजन दिया, जहां मास पार्टिसिपेशन, एथिकल लीडरशिप और निरंतर मोबिलाइजेशन सेंट्रल थे। उनका मानना था कि डेमोक्रेसी तभी सच में मीनिंगफुल है जब वो गरीब, पिछड़े और वंचित लोगों को एम्पावर करे। इलेक्शंस उनके लिए बस एक शुरुआत थे। असली डेमोक्रेसी वो थी जो रोजाना सामाजिक और आर्थिक समानता को बढ़ाए। लोहिया ने सप्त क्रांति यानी 7 क्रांतियों का विचार दिया, द सेवन रिवॉल्यूशंस, एक मॉरल और पॉलिटिकल फ्रेमवर्क जिससे लोकतंत्र को सच में बदला जा सके। कास्ट इनइक्वालिटी के खिलाफ, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ, क्लास एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ, लिंग्विस्टिक डोमिनेशन के खिलाफ, कलर प्रेजुडिस के खिलाफ, फॉरेन पॉलिटिकल कंट्रोल के खिलाफ और वेपन बेस्ड पॉलिटिक्स और वायलेंस के खिलाफ। लोहिया कहते थे कि इन सब क्रांतियों को एक साथ चलना होगा, तभी डेमोक्रेसी न्यायपूर्वक और अर्थपूर्ण बनेगी। उनका ये थॉट आज हम जिसे इंटरसेक्शनल कहते हैं, उसका एक अर्ली फॉर्म था। कास्ट, जेंडर और क्लास जैसे इश्यूज को अलग अलग नहीं बल्कि एक दूसरे से जुड़ा हुआ मानते थे वो कांग्रेस सिस्टम को भी शार्प क्रिटिक थे। कहते थे कि ये एलिटिस्ट है और लोकतंत्र को स्टैग्नेट कर रहा है। उन्होंने एक रियल ऑपोजिशन की मांग की, जो लोगों के संघर्षों से निकले,
सिर्फ पार्लियामेंट तक सीमित ना रहे। लोहिया के कोर व्यूज उनके पॉलिटिकल और मॉरल रेडिकलिज्म को डिफाइन करते हैं। एंटी कास्ट पॉलिटिक्स यानी लोहिया के लिए कास्ट एंड डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा रोग था। उनका कहना था सोशलिज्म विदाउट कास्ट एनाइलेशन इज द फ्रॉड। उन्होंने बैकवर्ड क्लास के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की मांग की ताकि सोशल जस्टिस ग्राउंड लेवल तक पहुंच सके। लैंग्वेज एंड डेमोक्रेसी वो हिंदी और रीजनल लैंग्वेजेस के चैंपियन थे और इंग्लिश डोमिनेंस के अगेंस्ट थे। उनका मानना था कि अंग्रेजी ने राजनीति और कानून को जनता से अलग कर दिया है और एलिटिज्म को मजबूत बनाया है। फेमिनिस्ट रेडिकलिज्म लोहिया ने विमेन्स इक्वलिटी को अपनी पॉलिटिकल सोच के कोर में रखा। इक्वल वर्क, इक्वल पे और इक्वल सोशल रिकॉग्निशन के एडवोकेट थे। मिलिटेंट मोरालिटी यानी उनका पॉलिटिक्स नॉन वायलेंट था लेकिन कन्फ्रंटेशनल और करेजियस था। वो मॉरल करेज और सैक्रिफाइस को लोकतंत्र का असली बेस मानते थे। लेगेसी देखें तो उनके विचारों का प्रभाव पड़ा बाद में सोशलिस्ट, दलित और ओबीसी मूवमेंट्स में। लीडर्स जैसे लालू यादव, नीतीश कुमार और मुलायम सिंह यादव ने अपनी आइडियोलॉजी लोहिया से ली, आज तक उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। बात अब भीमराव रामजी अंबेडकर की, भारत के सबसे महान सोशल रिफॉर्मर्स और पॉलिटिकल फिलोसफर्स में से एक, जिन्होंने कास्ट सिस्टम, इनइक्वालिटी और हिंदू ऑर्थोडॉक्सी का सबसे गहरा क्रिटिक दिया है। महू, मध्य प्रदेश में महार दलित परिवार में जन्मे अंबेडकर ने बचपन से ही कास्ट डिस्क्रिमिनेशन झेला, लेकिन अपनी मेहनत और ब्रिलियंस से कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टरेट हासिल की। अपने समय के सबसे एजुकेटेड इंडियंस में से एक बने। उनका जीवन न्याय, समानता और गरिमा के लिए समर्पित था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में उन्होंने भारत के लोकतांत्रिक फ्रेमवर्क की बुनियाद रखी। उनके प्रमुख कार्य थे एनाइलेशन ऑफ कास्ट, द बुद्धा एंड इज धम्मा और स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज। लीगल सोच और मॉरल रेबेलियन का एक संगम है। 1956 में उन्होंने नव्यान बुद्धिज्म अपनाया और कुछ ही महीनों बाद उनका देहांत हुआ, लेकिन उनकी सोच भारत के समाज और राजनीति में अमर है। अंबेडकर के नज़रिए में स्टेट सिर्फ एक शासन करने की संस्था नहीं बल्कि एक सामाजिक क्रांति का उपकरण था। गांधी के मॉरल समाज या लोहिया के डिसेंट्रलाइज पावर के विपरीत अंबेडकर के लिए स्टेट ही वो सबसे भरोसेमंद और ज़रूरी माध्यम था जो कास्ट सिस्टम को तोड़कर सम्मान और समता ला सकता था। उनका मानना था कि भारतीय समाज अपने आप को रिफॉर्म नहीं कर सकता क्योंकि वर्णों और जातियों का ऐतिहासिक अत्याचार और हायरार्की इतनी गहरी है कि बिना स्टेट इंटरवेंशन के न्याय संभव नहीं है। इसलिए अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशनल, राइट बेस्ड और सेकुलर स्टेट का विजन दिया, जहाँ लॉ सबसे ऊपर हो, ना कि धर्म, परंपरा या मेजोरिटी की इच्छा। उनका मॉडल एनलाइटनमेंट रैशनलिज्म और वेस्टर्न कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म से प्रेरित था, लेकिन उसे उन्होंने भारत के कास्ट रिडन समाज के संदर्भ में अडैप्ट किया ताकि राज्य सिर्फ शासन न करे बल्कि समाज को नया रूप दे। अंबेडकर के लिए स्टेट का काम सिर्फ नियंत्रण नहीं, न्याय की गारंटी करना था। उन्होंने कहा कि राज्य को इक्वल सिटीजनशिप, रिजर्वेशन यानी अफर्मेटिव एक्शंस, लीगल सेफगार्ड्स और माइनॉरिटी प्रोटेक्शन देने चाहिए ताकि इंडिविजुअल लिबर्टी को कस्टम्स के और आर्बिट्ररी रूल और मेजॉरिटी के टायरनी से बचाया जा सके। अपनी किताब स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज़ में अंबेडकर ने एक स्टेट लेड इकोनॉमी का विजन रखा, जहाँ पब्लिक ओनरशिप ऑफ इंडस्ट्रीज, लैंड रिफॉर्म्स और वेलफेयर ओरिएंटेड प्लानिंग हो। लेकिन उनका सोशलिज्म कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन वायलेंट था, मार्क्सिस्ट रेवोल्यूशन जैसा नहीं था। उनका मानना था कि इंडियन स्टेट तब तक न्यूट्रल नहीं हो सकता जब तक समाज ब्राह्मणिकल हायरार्की में बंधा है। इसलिए राज्य को एक्टिव रोल लेना चाहिए, सिर्फ सिस्टम मेंटेन नहीं करना बल्कि सामाजिक संरचना बदलनी चाहिए ताकि सच में न्याय और समानता स्थापित हो। अंबेडकर के लिए डेमोक्रेसी सिर्फ एक पॉलिटिकल सिस्टम नहीं थी बल्कि एक मोड ऑफ एसोसिएटेड लिविंग थी, जहाँ लोग लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी के साथ आदर्शों पे जिए। ये सोच उन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन से प्रेरित होकर बुद्धिस्ट एथिक्स के साथ जोड़ी। उनके नज़रिए में पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तभी पूरी हो सकती है जब उसके साथ सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी भी आए। उन्होंने कहा कि भारत में एक गहरी कॉन्ट्रडिक्शन है। कॉन्स्टिट्यूशन तो डेमोक्रेटिक है लेकिन समाज अब भी कास्ट बेस्ड और अनइक्वल है। अगर ये अंतर नहीं मिटता तो डेमोक्रेसी अपनी खुद की हिपोक्रेसी के बोझ से ही टूट जाएगी। इसलिए अम्बेडकर ने एनाइलेशन ऑफ कास्ट को ट्रू डेमोक्रेसी की प्रीकंडीशन बताया। बिना सामाजिक समानता के लोकतंत्र सिर्फ एक खोखला ढांचा है। अंबेडकर ने गांधी को इस बात के लिए क्रिटिसाइज किया कि उन्होंने वर्ण सिस्टम को स्पिरिचुअल टर्म्स में जस्टिफाई किया और पूना पैक्ट के दौरान दलितों के सेपरेट इलेक्टोरेट्स का विरोध किया। उन्होंने मेजोरिटेरियनिज्म और पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स के खतरे पर भी चेतावनी दी। उनके लिए डेमोक्रेसी बिना कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के सिर्फ न्यूमेरिकल टिरनी बन सकती थी। इसलिए उन्होंने जोर दिया ऑन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ऑन सेपरेशन ऑफ पावर्स, ऑन रूल ऑफ लॉ एंड ऑन लीगल सेफगार्ड्स फॉर माइनॉरिटीज एंड मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स। अंबेडकर के लिए कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं था बल्कि एक एथिकल फ्रेमवर्क था जिससे समाज का पुनरुत्थान किया जा सकता है। डेमोक्रेसी उनके नज़रिए में सिर्फ इलेक्शंस नहीं
बल्कि इंस्टीट्यूशंस और इंसानी सोच दोनों का मॉरल ट्रांसफॉर्मेशन थी। अंबेडकर के कुछ कोर व्यूज़ ने मॉडर्न इंडियन थॉट को फंडामेंटली रीशेप किया। एनालिएशन ऑफ कास्ट उनका सबसे रिवॉल्यूशनरी काम, जिसमें उन्होंने हिंदू ऑर्थोडॉक्सी और उसके रिलीजियस जस्टिफिकेशन को सीधा चैलेंज किया। अंबेडकर के लिए कास्ट सिर्फ सोशल इविल नहीं बल्कि एक रिलीजियस पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था, जिसे पूरी तरह तोड़ देना चाहिए। नवयान बुद्धिज़्म अपनी लाइफ के अंतिम चरण में उन्होंने नवयान बुद्धिज़्म अपनाया, एक रैशनल और एगैलिटेरियन धर्म जो सोशल जस्टिस और मॉरल फ्रीडम पर आधारित था। इकोनॉमिक एंड लेबर राइट्स, एक ट्रेंड इकोनॉमिस्ट होने के नाते उन्होंने स्टेट कंट्रोल ओवर की रिसोर्सेज जैसे वाटर, लैंड, इंडस्ट्री और लेबर वेलफेयर पर जोर दिया ताकि इक्विटी इंश्योर की जा सके। सेक्युलरिज्म एंड माइनॉरिटी राइट्स, यानी उन्होंने प्रिंसिपल सेक्युलरिज्म का फ्रेमवर्क दिया, जिसमें स्टेट सभी धर्मों से दूर रहे पर माइनॉरिटीज़ के अधिकार सुरक्षित रहें। क्रिटिक ऑफ हिंदुइज्म, यानी अम्बेडकर ने हिंदुइज्म को एक इनहेरेंटली अनइक्वल सिस्टम बताया जो लिबर्टी और इक्वालिटी के साथ कंपैटिबल नहीं है और जिसकी जगह एक नई एथिकल और लीगल सामाजिक रचना की ज़रूरत है। तो ये था एक ग्लिम्प्स इनटू स्टेट एंड डेमोक्रेसी। वी हैव कवर्ड ऑल दैट यू नीड फॉर दिस यूनिट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन एंड ऑलमोस्ट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ हाउ JL नेहरू, दीनदयाल उपाध्याय, राम मनोहर लोहिया एंड डॉक्टर अम्बेडकर व्यू द सेम। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के मुताबिक क्वेश्चन अभी लिमिटेड ही हैं बट काफ़ी डायरेक्ट हैं फ्रॉम द सिलेबस। डायरेक्टली वीडियो में से ही चारों थिंकर्स के व्यूज़ को कंपाइल एंड कंपेयर करते हुए डायरेक्टली आप वीडियो में डिस्कस कंसेप्ट से आंसर लिख सकते हैं। इनफैक्ट ऑलरेडी आप क्वेश्चंस को रीड करते हुए ही अपने माइंड में काफ़ी क्लियरली पॉइंट्स जनरेट कर पा रहे होंगे और एल्स यू कुड रीवॉच द वीडियो। इतना ही था इस वीडियो में। वी होप दैट यू विल प्रोसीड टू लर्न मोर ऑन द डिस्कस टॉपिक्स फ्रॉम वेरियस एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक सोर्सेज। इन द आई बटन above and the description box there are some easily navigable links which may aid your curiosity and understanding. Thank you so much for tuning in till the very end. The PDF of the slides could be downloaded from the WhatsApp and Telegram channels of The Political. Please press the like button, subscribe to The Political, and most importantly share the video with your peers and classmates only if you find it helpful. जल्दी मिलते हैं with the next unit.